Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल जिसको हम स्टडी कर रहे थे इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जब भी आपके सामने ना लफ्ज आ जाए कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना करना। जब भी हम कभी भी दो चीजों के दरमियान मवाजना करते हैं तो हम स्टूडेंट्स उनके दरमियान दो चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं सिमिलैरिटीज, क्या देखते हैं? सिमिलैरिटीज। और एक बच्चों हम देखते हैं डिफरेंसेस, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? डिफरेंसेस देखते हैं। तो जहन में रखें, ठीक है, जब वो आपसे पेपर में कह दे किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन का मतलब है आपने उनकी सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और उनके डिफरेंसेस भी लिखने हैं। क्लियर? तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपको बोर्ड में कहीं पर भी पेपर में कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो दो चीजों की हेडिंग देनी है, एक सिमिलैरिटीज और दूसरा डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों की हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। तो हम सबसे पहले दोनों की सिमिलैरिटीज देखेंगे और फिर दोनों के हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आए सिमिलैरिटीज को देखते हैं। सिमिलैरिटीज जो लफ्ज है ना निकला है सिमिलर से। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। हम देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि यकसा हैं, जो कि एक जैसी हैं, जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। हमने उन चीजों को सबसे पहले देखना है। सब स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला पॉइंट क्या है? वो कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस एस फेज बिफोर बोथ डिवीजन्स। अब देखें सेम चीज है, माइटोसिस से पहले भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और मियोसिस से पहले भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ये हमें पता है। ठीक है, माइटोसिस से पहले ठीक है डीएनए की रेप्लिकेशन कहां पे होती है? एस फेज के अंदर होती है। कहां पे होती है स्टूडेंट्स? एस फेज के अंदर। ठीक है, और एस फेज क्या है? एस फेज इंटरफेज का हिस्सा है और इंटरफेज वो दौरानिया है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करते हैं। इंटरफेज के 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो उसमें एक पर्टिकुलर फेज है एस फेज जहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करेंगे ना, तो ही तो वो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाएंगे ना। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफेज की एस फेज के अंदर होती है, इससे पहले कि दोनों सेल्स जो है वो तकसीम करते हैं। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है फिर आगे देखिए एम फेज के अंदर दोनों सेल्स जो है वो क्या करते हैं? तकसीम हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट वो क्या कहते हैं? सेकंड सिमिलैरिटी क्या है? बोथ डिवीजन्स बिगिन विद अ पेरेंट सेल दैट हैज क्रोमोसोम्स इन पेयर। दोनों डिवीजन्स जो है वो एक ऐसे पेरेंट सेल से स्टार्ट होती हैं, मतलब माइटोसिस भी और मियोसिस भी, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रोमोसोम्स इन पेयर से क्या मुराद है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स इन पेयर से मुराद है कि पेरेंट सेल जो है वो इस तरह पेयर होता है, डिप्लॉयड होते हैं। क्रोमोसोम्स सेट्स की शक्ल में होते हैं, डबल होते हैं क्रोमोसोम्स, हाफ मतलब जो हैप्लॉयड है ना उसकी निस्बत डबल होते हैं। तो यहाँ पे वो लिखता है क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डिप्लॉयड से। ठीक है, दोनों माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिवीजन जो हैं वो एक डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होती हैं, एक ऐसे पेरेंट सेल से स्टार्ट होती है जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड सिमिलैरिटी देखें। इन बोथ डिवीजन दोनों में माइटोसिस और मियोसिस में क्रोमैटिन जो है कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इकट्ठा होना। क्रोमैटिन आपको पता है क्या होता है? डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है, इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्रोमैटिन कंडेंस इकट्ठा होता है एंड क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेज। ठीक है, और वो इकट्ठा होता है और वो इकट्ठा होकर क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स बना देता है, और वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर हमें प्रोफेज के अंदर नजर आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स कभी भी इंटरफेस के अंदर नजर नहीं आएंगे क्योंकि इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद ही नहीं होते। इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस फेज में क्रोमाटिन की डुप्लीकेशन होती है। मतलब के स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स नहीं बने होते, वो जो डीएनए बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है ना, सेम वही डीएनए जो है वो मौजूद होता है। मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है, ये एक रेड कलर का है और एक आपको ब्लू कलर का। अब ये इंटरफेस है, इंटरफेस में कहीं पे आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है, क्रोमोसोम्स बनते ही नहीं है। क्रोमोसोम्स जाके बनते हैं प्रोफेज के अंदर। कहां पे जाके बनते हैं स्टूडेंट्स? प्रोफेज के अंदर जाके बनते हैं, जब जो है वो क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाता है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स थर्ड सिमिलैरिटी क्या है? वो कहते हैं दोनों डिवीजन्स में क्रोमाटिन कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स कहां पे विजिबल होते हैं? प्रोफेज के दौरान विजिबल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस। स्टूडेंट्स इस स्पिंडल अपरेटस को हम माइटोटिक अपरेटस का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं?
माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब इसे माइटोटिक अपरेटस, ठीक है, माइटोटिक अपरेटस या फिर इसे माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं। माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं? वो सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेल के अंदर बनता है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें ये जो आपको जिस तरह स्पिंडल फाइबर्स का सेट नजर आ रहा है ना, इसे हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये माइटोसिस के अंदर भी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और मियोसिस के अंदर भी बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इनके दरमियान जो है ये चौथी सिमिलैरिटी है। आए अब फिफ्थ सिमिलैरिटी को देखते हैं, वो क्या कहता है स्टूडेंट्स? फिफ्थ सिमिलैरिटी में बोथ इन्वॉल्व प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, दोनों के अंदर। अब ये देखें किसके हिस्से हैं, ये असल में हिस्से हैं कैरियोकाइनेसिस की, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के ये पार्ट्स हैं। अब दोनों के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है। जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो दोनों के अंदर प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज भी होगा, एनाफेज भी होगा और टीलोफेज भी होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बस माइटोसिस के अंदर ये एक मरतबा होते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर इनके दो दो राउंड्स होते हैं। एक मरतबा मियोसिस 1 के अंदर होते हैं, दूसरे मरतबा मियोसिस 2 के अंदर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इनकी फिफ्थ सिमिलैरिटी भी समझ में आ गई। और ये स्टूडेंट्स बहुत आसान है क्योंकि आप लोगों ने सारी चीजें पहले ही पढ़ी हुई है, तो बस आपने उनके दरमियान सिमिलैरिटी देखनी है और उसको लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको माइटोसिस आता है, मियोसिस आता है, तो सिमिलैरिटी याद करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, और ना ही इनके दरमियान डिफरेंस याद करना मुश्किल है। हम पढ़ेंगे ना आगे, तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं इन बोथ डिवीजन्स, दोनों में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती है। अब स्टूडेंट देखें, ध्यान में रखें कि सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों में अलग होती हैं, ठीक है, माइटोसिस में भी होती है और मियोसिस में भी होती है। माइटोसिस के एनाफेज में, लेकिन मियोसिस के एनाफेज 2 में, मियोसिस के एनाफेज 2 में, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें ना माइटोसिस, ये माइटोसिस का एनाफेज यहाँ पे आप नजर आ रहा है, ठीक है, माइटोसिस का एनाफेज है। अब ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब देखें यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गई, एक क्रोमैटिड इस साइड पे आ गई, एक क्रोमैटिड इस साइड पे आ गई, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गई हैं। अब नीचे देखें, अब मियोसिस, अब ये मियोसिस का प्रोफेज 1 है, ठीक है, ये मियोसिस है ना, ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। अब जब एनाफेज 1 में देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होती, यहाँ पे क्या अलग होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। जबकि मियोसिस 2 के अंदर, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मियोसिस 2 है ना, जो जब आप इसका एनाफेज 2 देखेंगे तो इसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। हमने कहा था ना कि जो मियोसिस 2 है दैट इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। तो स्टूडेंट दोनों में क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, लेकिन माइटोसिस के अंदर ये एनाफेज के अंदर अलग होते हैं, लेकिन मियोसिस में ये एनाफेज 2 के अंदर इनकी सेपरेशन होती है, इनकी अलग होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वही लिखता है, वो कहता है दोनों डिवीजन्स में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। माइटोसिस में इट हैपेंस ड्यूरिंग एनाफेज, जबकि मियोसिस में एनाफेज 2 के दौरान होते हैं। सेवंथ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस अकर्स एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन्स, दोनों डिवीजन सब हो जाती हैं, मतलब दोनों मरतबा जब कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो गई है, न्यूक्लियस की तकसीम मुकम्मल हो गई है, तो माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी साइटोप्लाज्म की तकसीम दोनों में होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। अब साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है और दो नए सेल्स जो हैं फॉर्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये आपकी 7 सिमिलैरिटीज हैं जो कि माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान है, जो कि आपकी बुक में गिवन है। ये आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आपको ये सिमिलैरिटीज फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए, बहुत आसान सिमिलैरिटीज है, ठीक है, आपको फिंगर टिप पे चीजें याद होनी चाहिए। आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में कोई सी 2, 3, 4 सिमिलैरिटीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी की कोई सी 4 सिमिलैरिटीज लिख सकते हैं, लेकिन आपकी 7 के 7 सिमिलैरिटीज जो है ये अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है इनके दरमियान डिफरेंसेस देखते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंसेस कौन कौन से आते हैं। स्टूडेंट्स वैसे माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान एक जनरल फर्क मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, हम इनसे डिफरेंस में जाने से पहले। माइटोसिस सेल डिवीजन के एक ऐसे किस्म है जिसमें एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल जो है, ठीक है, वो डिवाइड करता है, ठीक है, और 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। स्टूडेंट देखें ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है, और अगर आप डॉटर सेल्स को देखेंगे तो ये भी क्या है? डिप्लॉयड है। स्टूडेंट्स आप ये भी टर्म लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद वही होती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर थी। ये बात समझ में आ रही है? तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल्स बनाते हैं? 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल जो है स्टूडेंट्स वो 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं। कितने डॉटर सेल्स बनाते हैं? 4, ठीक है, एक फर्क है। दूसरा फर्क ये स्टूडेंट्स की जो माइटोसिस के नतीजा में जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद वही होती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर थी, जबकि मियोसिस के नतीजा में जो डॉटर सेल्स बनते हैं बच्चों उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है पेरेंट सेल के निस्बत। पेरेंट सेल में देखिए 2n था, ये क्या है? 1n। पेरेंट सेल क्या है? डिप्लॉयड है, ठीक है, पेरेंट सेल्स क्या है स्टूडेंट्स? डिप्लॉयड है। जबकि यहाँ पर जो नए बनने वाले सेल्स हैं ये क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये हमेशा हैप्लॉयड होंगे, तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। जबकि आप देखें माइटोसिस जो है वो एक ही राउंड में हो जाती है, जबकि मियोसिस 2 राउंड्स में होती है, एक को हम कहते हैं मियोसिस 1 और एक को हम कहते हैं मियोसिस 2। तो स्टूडेंट्स ये इनके दरमियान एक बुनियादी सा फर्क है। आए अब इनके दरमियान एक डिटेल फर्क जो कि बुक में लिखा हुआ है हम उनको जो है वो रीड करते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स बुक में देखें इस तरह काफी सारे डिफरेंसेस के दरमियान लिखे हैं, आप लोगों ने इस टेबल को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। मैंने इसी टेबल को एज इट इज कॉपी कर लिया ताकि आप लोगों को बुक से याद करने में आसानी हो। देखिए स्टूडेंट्स पहला फर्क क्या है, अ पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस। एक पेरेंट सेल जो है वो सिर्फ एक मरतबा डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के नतीजे में टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। मियोसिस में देखें, अ पेरेंट सेल अंडरगोस टू डिवीजन्स, एक पेरेंट सेल दो मरतबा तकसीम होता है और कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को इसमें मजीद डिटेल से बताने की जरूरत है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे माइटोसिस में एक ही मरतबा पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। मियोसिस में दो मरतबा, एक मरतबा मियोसिस 1, एक मरतबा मियोसिस 2, दो मरतबा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट फर्क देखते हैं। वो कहता है क्रोमोसोम्स नंबर इन डॉटर सेल्स रिमेन्स सेम एज द पेरेंट सेल। जो क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के अंदर है वही क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल के अंदर होगी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर जो है पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉयड है, क्या है, हैप्लॉयड है, तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगे, हैप्लॉयड। बच्चे परेशान होंगे कि सर हैप्लॉयड में आधे नंबर वाले क्रोमोसोम्स में भी माइटोसिस होती है। तो बच्चों याद करो मैंने आपको बताया था ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन हैं, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है जब उसमें मियोसिस होती है तो मियोसिस के नतीजे में क्या बनाते हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर से आगे एक नई नस्ल बनती है जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। अब उस गैमेटोफाइट से जो स्पर्म और एग बनते हैं वो माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अब वो जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है और उससे आगे जो स्पर्म और एग बने हैं वो भी हैप्लॉइड है। समझ आ रही है मेरी बात? तो माइटोसिस जो है ये डिप्लॉयड में भी हो सकती है और हैप्लॉइड में भी हो सकती है। अगर एक डिप्लॉयड सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा तो नए बनने वाले सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे। अगर एक हैप्लॉइड सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा तो नए बनने वाले सेल्स भी हैप्लॉइड होंगे। अब वो बच्चे जो लेक्चर को पहली मरतबा ले रहे हैं, बट अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का नहीं पता, ठीक है, तो मैंने इसका ठीक है मियोसिस जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने इसका डिटेल डिफरेंस जो है मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। आप लोग वो जाके लेक्चर ले सकते हैं। मियोसिस का जो इंट्रोडक्टरी पहला लेक्चर है वहां पे हैप्लॉइड और डिप्लॉयड में मैंने फर्क आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको ये भी पता है कि डिप्लॉयड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि हैप्लॉइड को 1n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ इन डॉटर सेल्स। क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं, आधे कम हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। पेरेंट सेल्स के अंदर अगर ठीक है फर्ज करें इंसानों की बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पर्म और एग जब इन ये बनते हैं ना तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, 23 रह जाते हैं क्रोमोसोम्स। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स थर्ड वेरिएशंस आर नॉट जनरेटेड। यहाँ पर किसी भी किस्म की वेरिएशंस नहीं आती। वेरिएशन स्टूडेंट्स कहते हैं चेंजेस को, ठीक है। चेंजेस का यहाँ पे क्या मतलब है, जीन्स के अंदर चेंजेस नहीं आती, ठीक है। जीन्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीलियां नहीं आती। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएशंस आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजा में स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के नतीजा में हमारे पास जो सेगमेंट्स है ना, आपको पता है कि एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और साथ एक क्रोमोसोम ये पड़ा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब एक्सचेंज हो जाएंगे तो ये क्रॉसिंग ओवर है, और जब सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे तो जीन्स एक्सचेंज हो गए हैं, डीएनए एक्सचेंज हो गया है। तो इसके नतीजा में क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। माइटोसिस जो है स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी कि माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स सिवाय, ठीक है, सिवाय ठीक है टेस्टिस के और जो ओवरीज के अंदर, ठीक है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स है ना उनके अलावा हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और ये कहां पे होती है स्टूडेंट, जर्म लाइन सेल्स के अंदर होते हैं। स्टूडेंट जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जहां आपको याद है मैंने आपको वो दिखाए भी थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब मैंने आपको सिग्निफिकेंस पढ़ाई थी मियोसिस की तो वहां पे मैंने आपको दिखाए थे। तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है, जब वहां पे वो जो सेल्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स हैं। तो कुछ जर्म लाइन सेल्स में जब जो है मियोसिस होती है तो स्टूडेंट्स उसके नतीजा में स्पर्म और एग बनते हैं। क्लियर? तो आपने इनको ज़हन में रखना है। ये सोमैटिक सेल्स में होती है और ये जर्म लाइन सेल्स के अंदर होती है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स नहीं बनाते, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, एक अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन्होंने पेयर्स बनाया हुआ है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ठीक है एक होमोलोगस क्रोमोसोम अकेला ही रहता है। जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं। उस पेयर को हम क्या कहते थे, बायवैलेंट या फिर टेट्रेड का नाम देते थे, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो। तो स्टूडेंट्स ये चार फर्क हो गए। अब नेक्स्ट फर्क देखते हैं स्टूडेंट्स। वो कहते हैं सिंगल क्रोमोसोम अलाइंस टू फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट। ठीक है, एक क्रोमोसोम जो है ना वो अलाइन होता है, मेटाफेज प्लेट बना देता है। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊं स्टूडेंट्स, ये आप देखें,
ये देखें, ये मियोसिस के मेटाफेज है। अब यहाँ पे देखें पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन हुआ हुआ सेंटर में, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इसका पेयर है, मतलब एक बाइवेलेंट सेल के दरमियान अलाइन होकर मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। जबकि अगर आप ऊपर देखें माइटोसिस की मेटाफेज को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जो अलाइन होकर मेटाफेज प्लेट बना रहा है। तो स्टूडेंट्स अब आपको इस डिफरेंस की समझ आ जाएगी वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, वो ये कहना चाहता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे देखें होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स, जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे पेयर बनाते हैं जिसे हम बाइवेलेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट सिंगल क्रोमोसोम अलाइंस टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, एक क्रोमोसोम जो है ना वही मेटाफेज प्लेट बनाता है, जबकि यहाँ पे होमोलोगस पेयर्ड जिसे हम बाइवेलेंट कहते हैं वो मेटाफेज प्लेट बनाते थे। क्लियर? अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान में रखना है। मैं फिर दोबारा माइटोसिस के डायग्राम की तरफ जा रहा हूं। अब जब एनाफेज होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे एनाफेज है, यहाँ पे अब यहाँ पे मेटाफेज पीरियड जब बन गई तो क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और वो क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जबकि मियोसिस 1 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर वो जो बाइवेलेंट है ना वो बाइवेलेंट टूटेगा और एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ क्या करेगा स्टूडेंट्स, मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वो कहते हैं एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स टूटते हैं और अलग अलग क्रोमैटिड्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जबकि यहाँ पे देखें एनाफेज 1 के दौरान इंडिविजुअल क्रोमोसोम पूरे पूरे क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स माइटोसिस जो है इसकी अहमियत है, अकर्स फॉर ग्रोथ के लिए होती है, डेवलपमेंट के लिए होती है और मेंटेनेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, जिस तरह हमारे मैंने आपको बताया था स्किन सेल की रिप्लेसमेंट होती है, स्किन सेल्स जो है वो खराब हो गए हैं, वहां से स्किन सेल्स उतर जाते हैं, नए स्किन के सेल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, मेंटेन कर लिया अपने आप को। ठीक है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया था रेड ब्लड सेल्स की जिंदगी 4 माह की होती है, उसके बाद वो नए आ जाते हैं। तो इस तरह वो अपने अंदर की चीजों को मेंटेन करते हैं माइटोसिस की मदद से। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, कर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, ये किस वजह से होती है, गैमेट्स की प्रोडक्शन के लिए होते हैं। गैमेट्स क्या है स्टूडेंट्स, एक स्पर्म है और दूसरा एग, इन दोनों को मिलाकर हम गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर होती है किस लिए, गैमेट्स की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एंड स्पोर्स इन प्लांट्स, और प्लांट्स में मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी क्यों बनते हैं, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, जहां पे दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स, दो डिफरेंट तरह के सेल आपस में मिलते हैं और एक नया जानदार बनाते हैं। ठीक है, जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखें कि मियोसिस जो है वो एनिमल्स में किस लिए होती है, गैमेट्स की प्रोडक्शन के लिए, और प्लांट्स में किस लिए होती है, स्पोर्स की प्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये इनके दरमियान जो है डिफरेंसेस हैं, आप लोगों ने इस टेबल को अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सिमिलैरिटीज को भी अच्छी तरह से याद रखना है, डिफरेंसेस को भी अच्छी तरह से याद रखना, बहुत आसान है। अगर आपके पहले वाले टॉपिक्स जो है वो लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ उन्हीं चीजों को तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पे आपने लिख देना दोबारा से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे वो आप जब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो आपने कोई से 3 या 4 फर्क लिख देने हैं। ठीक है, 4 फर्क आप लिख दें तो अच्छी बात है। ठीक है, 3 लिख देंगे तो भी ओके है, तो 3 या 4 फर्क आप लिख देंगे। लेकिन अगर वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो आपने फिर ये सारे फर्क दरमियान में लाइन लगा के लिखने हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप माइटोसिस और मियोसिस को लिखेंगे तो आप इस तरह पेज के दरमियान में लाइन लगाएंगे, ऊपर माइटोसिस की हेडिंग देंगे, साइड पे मियोसिस एक पॉइंट लिखा, उसके बाद फिर लाइन लगा दी, दरमियान में लाइन लगा दी, फिर सेकंड पॉइंट, जिस तरह यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बेहतरीन समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।